दोस्तों, आज अगर मैं आपसे कहूं कि एक घर की महिला ने अपनी पूरी बचत सिर्फ 10,000 अपने पति को दे दिए और वही 10,000 आज 7 लाख करोड़ के एम्पायर की नींव बन गए, तो क्या आप यकीन करोगे? ना इन्वेस्टर थे, ना ऑफिस था, ना कंपनी थी, बस 7 इंजीनियर और एक सपना था। और उस सपने का नाम था इन्फोसिस। आज इन्फोसिस दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड आईटी कंपनी में से एक है। लाखों लोगों को रोजगार देती है। लेकिन इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात पैसा नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है ट्रस्ट। एक पत्नी का अपने पति पर ट्रस्ट, एक टीम का अपने विजन पर ट्रस्ट, एक कंपनी का अपनी वैल्यू पर ट्रस्ट। आज हम देखेंगे कैसे छोटे से अपार्टमेंट में शुरू हुई कंपनी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी कंपनी बना सकता है। और बिलीव कीजिए, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ आएगा कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, करेक्टर से भी बनती है। नारायण मूर्ति एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की, मास्टर डिग्री की और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। 1970 में वो पटनी कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहे थे और वहीं उनकी मुलाकात कुछ ब्रिलियंट इंजीनियर से हुई। नंदन नीलकनी, क्रिस गोपाल कृष्ण, शिबू और बाकी कुछ को फाउंडर। सबके पास अच्छी जॉब थी, स्टेबल इनकम थी, लेकिन उनके पास एक और चीज़ थी, एक बड़ा सपना। सपना था इंडिया से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने का। सपना था कि दुनिया इंडियन इंजीनियर को रिस्पेक्ट करे। 2 जुलाई 1981 को पुणे के एक अपार्टमेंट में इन्फोसिस की शुरुआत हुई। कैपिटल कितना था? सिर्फ 10,000। और ये 10,000 किसी इन्वेस्टर ने नहीं दिए थे, ये सुधा मूर्ति ने अपनी पर्सनल सेविंग से दिए थे। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे। कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए था। लाइसेंस आने में 1 साल लग गया। सोचिए, आज हम लैपटॉप खरीदने के लिए वेबसाइट ओपन करते हैं, तब एक कंप्यूटर लाने के लिए साल भर का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन को फाउंडर ने हार नहीं मानी। क्लाइंट ढूंढे, प्रोजेक्ट लिए और धीरे धीरे एक मॉडल डेवलप किया जो बाद में इंडियन आईटी इंडस्ट्री की फाउंडेशन बना। लेकिन असली बदलाव अभी आना बाकी था। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, लाइसेंस राज खत्म हुआ। ये इन्फोसिस के लिए एक गेम चेंजर था। अब ग्लोबल क्लाइंट तक पहुंचना आसान हो गया। कंपनी को नए अपॉर्चुनिटी मिलने लगे। 1993 में इन्फोसिस का आईपीओ आया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईपीओ को शुरुआत में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो फुली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। आज जिस कंपनी को इन्वेस्टर हाथों हाथ लेते हैं, कभी उस पर लोगों को भरोसा ही नहीं था। लेकिन इन्फोसिस ने परफॉर्मेंस से सबको जवाब दिया। फिर आया 1999, नैस्डैक लिस्टिंग। यूएस की जो टेक्नोलॉजी मार्केट है नैस्डैक, वहाँ पे लिस्टिंग। ये सिर्फ इन्फोसिस की जीत नहीं थी, ये इंडिया की जीत थी। दुनिया को पहली बार लगा कि इंडिया टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लेवल पर compete कर सकता है। वाई टू के जो टाइम आया था, 2000 का टाइम आया था, उसके दौरान इन्फोसिस ने कई इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम किया। रेवेन्यू तेजी से बदला और कंपनी का नाम ग्लोबल स्टेज पर पहुंच गया। और अब इन्फोसिस सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं रही, ये इंडियन एम्बिशन की एक पहचान बन चुकी थी। इन्फोसिस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? टेक्नोलॉजी, हाँ। क्लाइंट्स, हाँ। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर था ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। इन्फोसिस उन पहली इंडियन कंपनी में से एक थी जिन्होंने एम्प्लॉय को ओनरशिप दी, ईएसओपी दिए गए। कई एम्प्लॉय जो नॉर्मल सैलरी पर काम कर रहे थे, कंपनी की ग्रोथ के साथ वो भी करोड़पति बन गए। इन्फोसिस ने कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी नए स्टैंडर्ड सेट किए। क्वार्टरली रिपोर्टिंग, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल लीडरशिप ने कंपनी को अलग आइडेंटिटी दी। नारायण मूर्ति का मानना था कि कंपनी का असली एसेट उसके लोग होते हैं, उसके एम्प्लॉय होते हैं। इसी फिलोसफी से इन्फोसिस को दूसरी कंपनियों से अलग माना जाता था। रिवेन्यू बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। कंपनी के एम्प्लॉय लाखों में हो गए थे। लेकिन हर जर्नी में हर जर्नी में चैलेंज आते हैं और इन्फोसिस के लिए भी एक डिफिकल्ट फेज आने वाला था। 2011 से 2017 के बीच इन्फोसिस को ग्रोथ चैलेंज का सामना करना पड़ा। कंपटीशन बढ़ रहा था, टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही थी। कई लोग सोच रहे थे कि क्या इन्फोसिस अपनी पुरानी स्पीड वापस पा सकेगी।
फिर आए सलील पारेख। उनका स्टाइल फ्लैशी नहीं था, वो हेडलाइन में कम और एग्जीक्यूशन में ज़्यादा बिलीव करते थे। उन्होंने क्लाइंट का ट्रस्ट दोबारा मजबूत किया, ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन किए और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ाया। एआई रिवॉल्यूशन के दौरान इन्फोसिस ने टोपाज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आज कंपनीज जनरेटिव एआई अडॉप्ट करना चाहती हैं। इन्फोसिस उनके लिए स्ट्रेटजी से इम्प्लीमेंटेशन तक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यही वजह है कि कंपनी आज भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में रिलेवेंट बनी हुई है। एक वक्त था जब लोग सर्वाइव की बात कर रहे थे, आज लोग फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता है। अगर किसी ने इन्फोसिस के शुरुआती दौर में इन्वेस्ट किया होता, स्मॉल इन्वेस्टमेंट आज लाखों या उससे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता था। बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट और कंपाउंडिंग ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट की। लेकिन इस कहानी का असली लेसन सिर्फ रिटर्न नहीं है, असली लेसन है पेशेंस, असली लेसन है लॉन्ग टर्म थिंकिंग, और सबसे बड़ा लेसन है कि कभी कभी दुनिया के बदलने के लिए करोड़ नहीं, सिर्फ एक विजन और कुछ लोगों का भरोसा चाहिए होता है। 1981 में 7 लोग एक कमरे में बैठे थे। आज इन्फोसिस दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये इंडिया के टैलेंट, वैल्यूज और डिटर्मिनेशन की कहानी है। और शायद इसलिए इन्फोसिस की स्टोरी हर एंटरप्रेन्योर, हर स्टूडेंट और हर इन्वेस्टर को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आपको आज की कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर जे। मिलते हैं अगली निफ्टी 50 कंपनी स्टोरी में। जय हिंद।